नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। इस नारेबाजी से बीजेपी गुस्से में है। वीडियो देखकर लोग भी हैरान हैं कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने कैंपस में विवादित नारेबाजी की है, उनके खिलाफ जल्द एक्शन हो सकता है। नारेबाजी विवाद से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता देते हैं। जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर यूनिवर्सिटी प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को लेटर भेजा है और जांच करने के लिए कहा है। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक कैंपस से नारेबाजी हुई वो आपत्तिजनक भी है और भड़काऊ भी है। जिन छात्रों ने ये नारेबाजी की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जेएनयू प्रशासन इसको लेकर अब कड़ा रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। आपत्तिजनक नारेबाजी पर प्रशासन सख्त है। नारेबाजी बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ है। जेएनयू प्रशासन की तरफ से ये अहम स्टेटमेंट सामने आया है। हरे रंग की जैकेट में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा हैं। नीली टी शर्ट और चश्मा पहने ये जेएनयू छात्र संघ के सुनील यादव हैं। खुले बालों में दिख रही ये के गोपिका बाबू हैं, जो जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष हैं। जिस वक्त जेएनयू कैंपस में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लग रहे थे, देश के गृह मंत्री की कब्र खोदने का खुला ऐलान किया जा रहा था, उस वक्त जेएनयू छात्र संघ के सभी बड़े छात्र नेता मौजूद थे। आपत्तिजनक नारेबाजी तो रोकना तो दूर, ये खुद नारे लगाने में शामिल थे। ये नारेबाजी दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और उस शर्जील इमाम के लिए हो रही है, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। शर्जील इमाम ने चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी। उमर खालिद दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था। जिन आरोपियों को देश की सबसे बड़ी अदालत भी जमानत देने को तैयार नहीं है, उन दंगाइयों के सपोर्ट में दिल्ली के जेएनयू में वामपंथी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वामपंथी छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ भी नारेबाजी की।
देश के सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की पहचान अब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा विवादों की वजह से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से मना किया था। उसका गुस्सा लेफ्ट विंग के स्टूडेंट पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर उतार रहे हैं। जेएनयू कैंपस के जिस गोरिल्ला ढाबा पर यह विवादित नारेबाजी की गई, वो जगह वामपंथी छात्रों का अड्डा मानी जाती है। नारेबाजी के वक्त लेफ्ट विंग के छात्रों की भारी भीड़ थी, लेकिन सभी इस विवादित नारे का सपोर्ट करते दिखे। गोरिल्ला ढाबे पर इस कार्यक्रम का आयोजन आयशा ने किया था। आयशा ने छात्रों के लिए ओपन लेटर जारी किया था, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत खारिज होने का विरोध करने की बात कही गई थी। अब आपको बताते हैं कि जेएनयू में यह विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया। दरअसल 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों ने कुछ छात्रों और प्रोफेसर पर हमला किया था। हमलावर आज तक नहीं पकड़े गए। उस हमले की 6ठी बरसी पर यह प्रोटेस्ट बुलाया गया था। कहा गया कि यह 2020 की हिंसा के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था, लेकिन हिंसा का विरोध करने जुटे छात्र हिंसक नारेबाजी करने लगे। गोरिल्ला ढाबे पर हुए इस प्रदर्शन की दूसरी वजह थी उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग। छात्रों ने कोर्ट पर युवाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। इसके अलावा जेएनयू कैंपस की लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन और मैग्नेटिक गेट लगाने का विरोध कर रहे थे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आपत्तिजनक नारे गूंजे हैं। कल देर रात को आपको बता दूं, यहाँ गोडजिला कार्यक्रम आयोजित किया गया, गोडजिला ढाबा कार्यक्रम, जिसमें ये विवादित नारे गूंजे हैं। साबरमती ढाबे के पास आपको बता दूं जेएनयू एसयू ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें प्रदर्शन किया गया था। 2020 में जो हमला हुआ है नकाबपोशों द्वारा, उस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके खिलाफ। और साथ ही साथ कल जेएनयू के छात्र रहे शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल भी खारिज कर दी गई थी, जिसके खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की गई। आपको बता दूं कि ये आपत्तिजनक नारे कल देर रात को गूंजे हैं, जिसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जेएनयू कैंपस में आपत्तिजनक नारेबाजी के बाद एबीवीपी और लेफ्ट संगठन आमने सामने आ गए हैं। एबीवीपी नारेबाजी का विरोध कर रही है। उसका आरोप है कि लेफ्ट से जुड़े संगठनों को देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। ये जो थे कल नारेबाजी करने वाले, ये शर्जील इमाम और उमर खालिद के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे, जो हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं। आप देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट जो सबसे एक अपेक्स बॉडी होता है, उसके डिसीजन को इंटरफेयर करने के लिए एक अमेरिका का जो नया मेयर बना है जोहरान ममदानी, उसके जो चिट्ठा आते हैं उस पर ये लोग कमेंट करते हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इनके नारेबाजी होती है। ये जेएनयूएसयू वामपंथी इकोसिस्टम के लोग थे जो कल एयूपी और आरएसएस की कबर खुदे की ऐसी नारेबाजी करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि वो किन लोगों की कब्र खोदने की बात करते हैं। आप देख सकते हैं आज देश में एयूपी के 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या आरएसएस जो सामाजिक समरसता की बात करता है या आम जन कल्याण की बात करता है, ये उनके करोड़ों स्वयं सेवकों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या इसके साथ में वो जो भारत एक सॉवरेन नेशन है उसको डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। क्योंकि उन सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में न्याय स्थापित करने का एक स्तंभ है, उसका जो वर्डिक्ट फैसला आता है उसको नकारते हुए वो बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, बेल मिलनी चाहिए थी। ये वही लोग हैं जो सॉवरेन कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मानते। पिछले 5 साल से यूएपीए के तहत उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी और यह भी आदेश दे दिया कि अगले 1 साल तक ये बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार संवैधानिक है, लेकिन कानून से ऊपर नहीं है। दोनों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस बनता है। खालिद और शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगों में अहम भूमिका निभाई, दंगों की प्लानिंग की और उसे एग्जीक्यूट करने में मदद की।
कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत भी दी और कहा कि सभी की भूमिका अलग अलग थी। दिल्ली दंगों में शर्जील और उमर मुख्य भूमिका में थे, इसीलिए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई तो बीजेपी नेताओं का गुस्सा भड़क गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, इन्हें पता लग चुका है कि जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादियों को खत्म किया जा रहा है, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है। और दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। इसलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं, इनकी ये हताशा है और ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। और ये जो लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं, ये गलतफहमी में है। ये एनडीए की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। किसी सूरत के अंदर ऐसे नारे लगाने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देशद्रोही के काम करेंगे और फिर नारे भी लगाएंगे और फिर हमारे यूनिवर्सिटियों का, हमारा इस देश का अन्न भी खाएंगे और इस देश को गालियां भी निकालेंगे, ये दो काम नहीं चलेंगे। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों को भी संज्ञान लेना चाहिए ऐसे आम आदमी पार्टी जैसे नेताओं को जो उनके समर्थन में जाके खड़े होते हैं और दंगाइयों का साथ देते हैं। पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक नारे लगे तो बिहार से लेकर यूपी तक के बीजेपी नेता आक्रोशित हो गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का नया ऑफिस बन गया है, तो यूपी के डिप्टी सीएम ने नारा लगाने वालों को चेतावनी दे डाली। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। देखिए, जेएनयू के अंदर जो नारे लगे हैं वो सोच अर्बन नक्सली सोच है जिसका समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करते हैं। ये वही सोच है जो एंटी नेशनल शर्जील इमाम और उमर खालिद की जब से सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी है उसके बाद से उसके समर्थन में आते हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम के। और उसके बाद मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी के नारे को मौन स्वीकृति देते हैं। इसीलिए राहुल गांधी को पोस्टर बॉय के रूप में देखा जाता है एंटी नेशनल्स का, क्योंकि राहुल गांधी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और लड़ने की बात कर चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता कल जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट हुई है, एक उमर खालिद जो कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और शर्जील इमाम जो ये कहता है कि चिकन नेक को हिंदुस्तान से हटा देना चाहिए, इन दोनों के समर्थन में कल कांग्रेस के नेता आए। और अब जिस तरीके के नारे जेएनयू के अंदर लगे हैं उसका भी मौन समर्थन कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ जेएनयू में छात्रों की नारेबाजी में कांग्रेस को कुछ भी गलत नहीं लगता। कांग्रेस नेता उदित राज के मुताबिक लोकतंत्र में इस तरह की नारेबाजी होती रहती है। तमाम ऐसी जगहों पर नारे लगते हैं, देश के गद्दारों को मारो जूते चार, तो ये आम बातें हैं। तो कोई नेताओं को या जिसके खिलाफ में कोई आरोप नारे लगते हैं, क्या उनको वास्तव में जूता मारा जाता है? तो ये बात है, कोई बड़ी बात तो ऐसी है नहीं। ये बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन कोई बड़ी बात है नहीं। इससे तो नारे हैं, हर तरह से लगते रहते हैं, डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि जेएनयू पहली बार विवादों में है, इससे पहले भी कई बार जेएनयू का नाम विवादों के सेंटर में रहा है।
1983 में वामपंथी छात्रों की हिंसा इतनी बढ़ गई कि यूनिवर्सिटी 1 साल तक बंद करनी पड़ी। 1990 के दशक में कई हिंसक घटनाएं हुई थीं। 2000 में मुशायरे में पाकिस्तान समर्थक नज़में पढ़ी गईं। करगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले 2 सैनिकों ने विरोध किया तो उन्हें पीटा गया। 2005 में पीएम के जेएनयू आने पर हिंसा हुई। 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए तो गोदावरी ढाबे पर जश्न और डीजे पार्टी करने के आरोप लगे। 2013 में महिषासुर पूजन दिवस पर दुर्गा माता पर अपशब्द वाले पर्चे बांटे गए। 2016 में आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने पर अलगाववादी नारे लगे। जेएनयू में वैचारिक टकराव पुराना है, वामपंथी इसे अपना गढ़ मानते हैं, लेकिन हिंसा और विवाद हर दशक में होता रहा है। लेकिन इस बार नारेबाजी करने वाले छात्रों की मुश्किल बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेएनयू के कैंपस में बार बार आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही है तो उधर दिल्ली से करीब 190 किलोमीटर दूर संभल में भी बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। आज 3 घरों को जमींदोज किया गया है। तीनों मकान तालाब पर अवैध कब्जा करके बनाए गए थे। प्रशासन ने फाइनल डेडलाइन दे दी थी। बुलडोजर पहुंचने से पहले ही लोगों ने अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। यूपी में पहले मकानों पर कब्जा होता था, अब अवैध कब्जे पर हथौड़ा चलता है। सरकारी जमीन पर बने इन घरों को प्रशासन तोड़े उससे पहले ही लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं। प्रशासन ने सुबह 10 बजे तक अवैध निर्माण हटाने की डेडलाइन तय की थी। अपने समय पर संभल के राया बुजुर्ग इलाके में बुलडोजर भी पहुंच गया, लेकिन लोगों ने अपने घरों को खुद से तोड़ना शुरू कर दिया था। जिन्होंने अवैध कब्जा करके तालाब की जमीन पर मकान बनाए थे, 3 मकान हैं और बुलडोजर आने वाला है। देखिए बुलडोजर आ गया है, लेकिन बुलडोजर आने से पहले खुद ही लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं। जिन्होंने अवैध कब्जा किया, ये कार्रवाई हम आपको दिखाएं। फिलहाल बुलडोजर आया है, छत के ऊपर से पाइप हटाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाऊंगा, जहां पर खुद ही हथौड़े चलाए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये 3 मकान हैं जो कि 880 वर्ग मीटर राया बुजुर्ग गांव है। ये देखिए ऊपर लेंटर तोड़ा जा रहा है और ये अभी प्रशासन का हथौड़ा नहीं चल रहा है, ये हथौड़ा खुद ही जो मालिक हैं वो चला रहे हैं। संभल में प्रशासन का नॉनस्टॉप एक्शन जारी है। 4 जनवरी को लोगों ने खुद ही अवैध मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। उसी दिन एक और अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 5 जनवरी को संभल के बिजली चोरों पर नकेल कसी गई। कुल 81 मामले पकड़े गए। आरोपियों पर 18 करोड़ का जुर्माना लगा। संभल में आज भी बुलडोजर गरजा और अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। जिस जमीन पर बुलडोजर चल रहा है वो सरकारी है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ये जमीन तालाब के तौर पर दर्ज है, लेकिन भाईजान ने इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। 3 भाइयों ने अलग अलग 3 मकान बना लिए। इसी घर से सटी एक मस्जिद भी बनाई गई थी, जिसे प्रशासन ने 4 जनवरी को तोड़ा था। अब इन अवैध तरीकों से बने मकानों पर पीला पंजा चला है। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं राया बुजुर्ग इलाका तकरीबन 800 वर्ग मीटर का जो इलाका था, तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। 3 भाइयों ने, जिन्होंने राया बुजुर्ग इलाके में एक मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने के साथ ही मस्जिद कमेटी से ये लोग जुड़े हुए थे। मस्जिद भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बनाई और उसके साथ ही अपने 3 मकान तीनों भाइयों ने अवैध कब्जा करके बनाए। देखिए मैं आपको तीनों मकान दिखाता हूं। एक मकान ये है जिसमें इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये तालाब की जमीन है। तालाब की जमीन पर कब्जा किया और यहाँ पर पूरा दरवाजा वगैरह बना दिया। उस दरवाजे को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। बगल में आप देखिए ये दूसरा मकान है जिस पर अवैध कब्जा करके घर बनाया हुआ था। आज जब प्रशासन पहुंचने वाला था
तब दिखावे के लिए यहाँ पर खुद ही अपने मजदूर लगाकर लेंटर तोड़ने का काम किया जा रहा है, जबकि आज प्रशासन को आना था, अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। अब इस अवैध कब्जे को भी यहाँ से हटाया जाएगा। इसके साथ ही तीसरा मकान भी हम आपको दिखा दें। तीनों भाइयों ने तालाब की जमीन पर कब्जा किया और फिर ये अवैध कब्जा यहाँ पर हो गया। अब आप यहाँ से देखिए, ये पूरा दीवार बना रखी थी, तोड़ दिया। अब सामने आप देखेंगे, अर्जुन इधर से आकर आप दिखाएं, अब दूसरे मकान की दीवार जो है उसको भी प्रशासन ढहा रहा है। जिन लोगों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उनका तर्क है कि उन्होंने ये जमीन गांव के ही एक शख्स से खरीदी थी, लेकिन ना तो इनके पास किसी तरह की कोई रजिस्ट्री है और उस शख्स की जानकारी दे पा रहे हैं जिनसे इन्होंने ये जमीनें खरीदी थी। किससे खरीदा? हमने सर गए तो नवाब साहब के बाग खड़ा था, नवाब ने बेची है, बाग था। आप अभी विधायक का नाम ले रहे थे, किससे खरीदा? विधायक साहब का तो बाग है गे, उनके भाई हैं, इससे बटे हैं उनके अथर नवाब का। विधायक के भाई से खरीदा था जी। तो कब खरीदा था आपने? ये तो हो गए 20 साल के आसपास हो चुके। तो जब नहीं पता था कि ये तालाब की जमीन है, सरकारी जमीन? हाथ हो रही था तालाब का, ये गड्ढा की सड़क में आया, गड्ढा थोड़ा था, सड़क की सरकार ने डरवा दी। तो सरकारी जमीन ना? सरकारी जमीन थी नहीं, बाग खड़ा था। ये तालाब की जमीन बता रहे थे, बड़बूढ़े रहते थे। 30-40 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं भी इसमें रह रहा था। तालाब की जमीन है, ये खाली कराने को कह रहे थे। मैंने बड़े सर से, तहसीलदार से मैंने समय मांग लिया, उन्होंने मुझे समय दे दिया, बोले जल्दी से जल्दी खाली कर दो, मैं खाली कर दूँ। अच्छा, ये कब जमीन आप लोगों को कहाँ से मिली? ना, मैंने तो सर मोल ली थी, मेरे बड़बूढ़ों ने मोल ली थी, मैं तो इसमें रह रहा था। मेरी तो पैदाइश यहाँ की है सर। अच्छा, आपके बुजुर्गों ने खरीदी थी? हाँ, बुजुर्गों ने खरीदी थी। किससे खरीदी थी? कोई गांव का कोई पुराना आदमी था जो अब चला गया गांव से, वो बहुत पहले चला गया था। तो उस वक्त क्या नहीं पता था कि ये सरकारी जमीन है, ये तालाब की जमीन है? कोई नहीं पता सर, कोई। रजिस्ट्री वगैरह कराई थी उस वक्त? ना, कुछ नहीं कराया सर। मतलब रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर। कितने की खरीदी? इस जमीन पर भूमाफियाओं ने 2012 से 14 के दौरान कब्जा किया था। सरकारी जमीन पर मस्जिद और तालाब की जमीन पर बारात घर बना लिया था। 5 नवंबर 2022 को लेखपाल की रिपोर्ट से इस अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। जब इन्हें प्रशासन ने नोटिस दिया तो जमीन के कागजात नहीं दिखा पाए। 4 फरवरी 2025 को कब्जा हटाने का फाइनल नोटिस जारी हुआ, जिसके खिलाफ आरोपी कोर्ट चले गए थे। 19 दिसंबर 2025 को कोर्ट में आरोपियों की अपील खारिज हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की डेट फिक्स कर दी थी। फरवरी 2025 से इनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था, धारा 67 का। तत्कालीन तहसीलदार महोदय ने इनके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया, परंतु इन लोगों ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और अक्टूबर नवंबर में इन लोगों ने अपीलेट कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की और दिसंबर में वो अपील भी निरस्त कर दी गई। इसके बाद इनको नोटिस दिया गया कि अब तो आप खाली कर दो तालाब की ज़मीन। मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए ये लोग हैं और इन लोगों ने रिजर्व लैंड में आप जैसा कि देखे हैं कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर का निर्माण किया। इसके अलावा इन्हीं लोगों ने तालाब की भूमि पर कब्जा करके एक बड़ा बैंकेट हॉल भी बनवाया। अब उन दोनों संपत्तियों को ग्राम समाज को हैंडओवर कर दिया गया है। आज इसको भी खाली करा करके ग्राम समाज को हैंडओवर कर दिया जाएगा। कब्जाधारियों ने प्रशासन से 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। आरोपियों ने पहले ही घर का कुछ हिस्सा तोड़ दिया था, बाकी बचे हिस्से को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। अब ये सारी जमीन ग्राम समाज को सौंप दी गई है। तस्वीरें यहां पर देखेंगे तो ये यहां से मैं आपको दिखा दूं, देखिए 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं। ये वाला जहां से जिसके मालिक से हमने बात की, यहां पर अवैध कब्जा था, दीवार खड़ी हुई थी, गेट खड़ा हुआ था, उसको गिराया। फिर दूसरा ये जो बिल्डिंग है इसको गिराया गया और अब आगे वाली बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। 3 भाइयों की बिल्डिंग इन लोगों ने तालाब पर अवैध कब्जा करके मकान बनाए हुए थे। अब ये लोग दलील दे रहे हैं कि इन्होंने किसी से मकान जमीन खरीदी थी, लेकिन 880 वर्ग मीटर ये पूरा एरिया है। 880 वर्ग मीटर तालाब का एरिया, तालाब के एरिया पर ही पहले मस्जिद बनाई और उस मस्जिद को भी नोटिस दिया गया, लेकिन
मस्जिद को नहीं हटाया गया। उसके बाद फिर से एक नोटिस दिया गया जिसमें यह कहा गया कि आप लोग अवैध कब्जा यहां से हटा लें, अगर नहीं हटाएंगे तो इस पर एक्शन होगा। और उसके बाद अगर आप अभी तस्वीरें देखेंगे तो फिलहाल बुलडोजर, ये देखिए सामने दीवार गिराई जा रही है और दीवार गिराने के साथ इस पूरे कब्जे को मुक्त कराया जाएगा। संभल के राया बुजुर्ग में बुलडोजर एक्शन से पहले बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में किसी तरह का कोई तनाव न हो, इसलिए स्थानीय पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। इस छत पर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। अपने हथियारों के साथ घरों की छतों पर पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होती है ताकि अगर कोई दंगाई जो अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, अगर उसमें कोई अड़चन डालने की कोशिश करेगा, दंगा करने की कोशिश करेगा, तो यूपी पुलिस जो है घरों की छत पर खड़ी हुई है और नजर बनाए हुए है दंगाइयों पर, इस वजह से ताकि अवैध कब्जे को आसानी से बिना किसी हिंसा के हटाया जा सके। और यही वजह है कि बुलडोजर कार्रवाई पिछले 3 दिनों से संभल के अंदर चल रही है। जिस संभल में अवैध कब्जा, बिजली चोरी और दंगा आम बात थी, सरकार किसी की भी हो, चलती संभल के दंगाइयों की ही थी। लेकिन 2017 के बाद हालात बदलने लगे हैं। अब अवैध कब्जा भी हट रहा है, बिजली चोर भी पकड़े जा रहे हैं। जिसने भी दंगा करने की कोशिश की, उनका भरपूर इलाज भी किया जा रहा है। कन्नौज जिला जेल से 2 कैदियों के भागने से जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। ये कैदी फिल्मी अंदाज में जेल की ऊंची दीवार को फांदकर फरार हो गए। जेलर समेत यहां तैनात गार्डों को कानो कान भनक तक नहीं लग पाई है। कैदियों ने करीब 22 फीट ऊंची दीवार को कैसे पार कर दिया? कैदियों को भगाने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? जेल प्रशासन की वो कौन सी लापरवाही थी जिसका फायदा उठाकर ये कैदी 9-2-11 हो गए? इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। जेल की दीवार पर लटकी ये कंबल से बनी वही रस्सी है जिसके सहारे 2 कैदी जेल की ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। हाँ, एक चढ़ गया सर, फिर उसने दूसरा चढ़ गया, इसे इधर निकाला, फिर दोनों एक चढ़ गए। कन्नौज जेल में एक और न्यू ईयर का प्रोग्राम चल रहा था और दूसरी ओर ये कैदी अपना कुछ और ही प्रोग्राम बना रहे थे। नए साल की पार्टी में महफिल सजी थी। अफसर, कर्मचारी और उनके परिजन पार्टी में नाच गा रहे थे। जेल से भागे दोनों कैदियों ने फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद अब जेल प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। जेल प्रशासन को कैदियों के भागने की भनक उस वक्त लगी जब अगले दिन गिनती में 2 कैदी कम निकले। पहले तो जेल प्रशासन इसे छिपाने की कोशिश करता रहा, खोजबीन जारी रखी। जेल प्रशासन ने पार्टी की सबूत भी मिटा दिए, लेकिन जब जिला प्रशासन को इस बात की भनक लगी तो जेल प्रशासन ने कैदियों के भागने की बात कबूल की। दीवार पर लटकी ये वही कंबल की रस्सी है जिसके सहारे कैदियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जेल में चल रही पार्टी का फायदा उठाते हुए शातिर कैदियों ने कंबल को फाड़कर रस्सी बनाया, फिर इसे जेल की बाहरी दीवार पर लगे एक सरिया में फंसाया गया और इसके बाद जेल से कैदियों के भागने का खेल शुरू हो गया। शातिर कैदियों ने दूसरी ओर उतरने के लिए भी कंबल से बनी रस्सी का ही इस्तेमाल किया है और दोनों ही अंडर ट्रायल कैदी बारी बारी से फरार हो गए। कन्नौज जिला जेल से 2 कैदियों के फरार होने की घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में डीएम, एसपी समेत जिला प्रशासन की टीम ने मौके का जायजा लिया। जहां से ये कैदी फरार हुए हैं वहां तक जाना कैदियों के लिए वर्जित है। ऐसे में इस मामले में जेल प्रशासन की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन ने बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव, हेड जेल वार्डन शिवचरण, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद, जेलर विनय प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया है, जबकि जेल अधीक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। कानपुर रेंज के डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बंदी पहुंचे हैं और जहां नहीं जाना चाहिए था प्रोहिबिटेड एरिया, वहां से जाके और वो निकले हैं।
ये सब हम लोगों ने देखा है, पूरा मौके पे जांच की गई। पर किसी कुछ क्या संलिप्तता भी पाई गई अंदर? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है संलिप्तता, लेकिन लापरवाही तो है, गंभीर लापरवाही है, और जो भी दोषी है, मैंने आपसे कहा, उसके विरुद्ध रिपोर्ट दी जाएगी और कार्रवाई। अंकित और डंपी नाम के दोनों फरार कैदी चोरी और पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद थे। दोनों शातिर कैदी फिल्मी अंदाज में जेल से फरार हो गए। लेकिन बड़ा सवाल है कि कैदियों को भगाने में मददगार कौन बने? क्या बाहर भी कुछ लोग थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जेल की जिस पूर्वी दीवार को फांद कर कैदी भागे हैं, वे जेल की सबसे ऊंची और मुख्य दीवार है। कंबलों को जेल की दीवार के ऊपरी छोर पर बांधना मुश्किल काम है। ऐसे में संभव है कि बाहर की ओर से कुछ लोग कंबल को मजबूती से पकड़े रहे हो और उसी के सहारे बंदी पहले दीवार पर चढ़े और फिर बाहर की तरफ उतरकर भाग खड़े हुए। लेकिन एक बात तो साफ है कि इसमें जेल प्रशासन की घोर लापरवाही है। 2 कैदी दीवार फांद कर निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने और एसपी साहब ने निरीक्षण किया है। ये 2 कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था, और इस संबंध में जेल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षक है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ एसपी साहब की तरफ से पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं, जो कि भागे हुए कैदियों को लगातार ढूंढ रहे हैं। जिस जेल से 2 कैदी फरार हुए हैं, अब उस जेल को भी जान लीजिए। कन्नौज का ये जेल जिला मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर अनौगी गांव के पास है। जेल में 600 कैदी रखे जा सकते हैं। इसकी दीवारें करीब 22 फीट ऊंची हैं। कन्नौज जिला जेल से फरार एक आरोपी वाहन चोरी में माहिर है, जबकि दूसरे पर नाबालिग किशोरी को भगाकर ले जाने का गंभीर आरोप है। दोनों फरार बंदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो उनके संभावित ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। क्या आपको भी देसी घी से बने हुए लड्डू बहुत पसंद है? क्या आप भी देसी घी से बने पराठे बहुत शौक से खाते हैं? तो ये खबर आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। कुछ लोग आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सूरत पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो शुद्ध देसी घी के नाम पर नकली और मिलावटी घी बेच रहे थे। पिछले 6 महीने से यह धंधा चल रहा था। इस गैंग ने कहां-कहां मिलावटी और नकली घी को बेचा है, देखिए। घी से भरा ड्रम, बाल्टी में घी के कनस्तर और घी के डब्बे, ये सब के सब नकली हैं, मिलावटी हैं। आपकी सेहत के साथ ये खिलवाड़ हो रहा था गुजरात के सूरत शहर में। पिछले 6 महीने से सूरत के लसकाना में नकली घी बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। जैसे ही खबर पुलिस को मिली, बिना देर किए हुए पुलिस और नगर की फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारा। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई। कमरे में चारों तरफ गंदगी का अंबार था। एक तरफ टीन के कनस्तर थे जिसमें पाम ऑयल भरा हुआ था, कुछ कनस्तर में सोयाबीन ऑयल भरा हुआ था, तो कुछ ड्रमों में बेचने के लिए घी तैयार करके रखा हुआ था। मिलावटखोर बेहद शातिर थे। कोई इन्हें पकड़ न सके, कोई इन पर शक न कर सके, इसीलिए नकली और मिलावटी घी बनाने का रैकेट गाय भैंस को रखने वाले एक तबेले के अंदर चल रहा था। लेकिन पुलिस की नजर में ये बच नहीं सके। ऑपरेशन शुद्धि के तहत ये कार्रवाई की गई। रेड टीम ने मौके से 319 किलो मिलावटी और नकली घी जब्त किया। 856 किलो पाम और सोयाबीन का तेल भी बरामद किया। मुनाफाखोर घी को खुशबूदार बनाने के लिए एसेंस का इस्तेमाल करते थे, वो भी फूड सेफ्टी टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। डुप्लीकेट घी बनाने के लिए जो पाल्मोलिन ऑयल या सोयाबीन ऑयल है, उसमें थोड़ा सा ओरिजिनल घी डाल के, उसमें घी का एसेंस डाल के उसको गर्म करते थे और उसको होमोजेनाइज करके फिर मार्केट में करियाने की दुकान और मिठाई के शॉप्स में उसको बेचते थे। तो उनकी कॉस्टिंग पड़ती थी वो 150 रुपए के जैसे पड़ती थी, और जो ये मार्केट में बेचते थे 300 साढ़े 300 रुपए में बेचते थे। अपने थोड़े से फायदे के लिए मुनाफाखोर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मिलावटखोरों को इस नकली घी बनाने में करीब 150 रुपए की लागत आती थी, जिसे ये 350 रुपए में बेचते थे और अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। सस्ता घी खरीदने के लालच में लोग भी अपनी सेहत से खिलवाड़ कर लेते हैं। लेकिन इस नकली और मिलावटी घी खाने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो भी सुन लीजिए। हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर, हो सकती है स्किन प्रॉब्लम।
पिछले 6 महीने से ये ऑपरेशन ये कर रहे थे और हमें ये बात नहीं मिली तो हमने इस पर रेड किया और इसमें अभी फिलहाल जानवा जोग दाखिल करके सारे सैंपल्स को सीज कर लिया गया है। इससे डुप्लीकेट घी का जत्था 319 किलो, साथ में वेजिटेबल और सोयाबीन ऑयल 856 केजी और बाकी घी बनाने का एसेंस टोटल मिला के 2,11,865 रुपए का मुद्दा माल वहां से बरामद हुआ है। नकली घी कहां बेचना है, किन्हें सप्लाई करना है, मिलावटखोर अच्छी तरह से जानते थे। इन्होंने मिठाई की दुकानें और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को अपना ग्राहक बना रखा था। जहां सस्ते में देसी घी आराम से बिक रहा था, अब नकली घी पकड़े जाने पर लोगों से सस्ता घी नहीं खरीदने की अपील की जा रही है। जब भी आपको कोई सामान जो मार्केट रेट, जो प्रेवलेंट मार्केट रेट है, उससे अगर आपको आधे दाम पे वो चीज मिले तो आप उस पे सतर्क रहें, सजग रहें, उसमें लोगो देखें, फसाई की लोगो देखें, उसका देखें कि वो सही जगह से वो बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है जो भी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है। पुलिस ने जब्त किया नकली घी, पाम, सोयाबीन ऑयल और एसेंस को जांच के लिए भेज दिया है। वहीं एक मिलावटखोर को हिरासत में लिया है। सैंपल में जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अब कड़े एक्शन की तैयारी में है। नए साल में बढ़ते क्राइम से दिल्ली दहल उठी है। जहांगीरपुरी, वेलकम, लक्ष्मी नगर एक से बढ़कर एक बड़ी वारदातें हो रही हैं। जहांगीरपुरी में तो बदमाशों ने 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है और उसके साथ ही वीडियो बनाते रहे। ये अपराधी इतने बेखौफ हैं कि अब तीसरे युवक को भी जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो बता रहा है कि किस तरीके से पुलिस को खुली चुनौती बदमाश देते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए कैसे सिर दर्द बन गए हैं ये बदमाश, इस रिपोर्ट में समझिए। 2 मटर मार के घूम रहे अभी। 2 मटर मार दिए भाई, 2 मटर मारने बाकी है। देंगे के लोगों फंस गया और करण मक्की तो हैंड टू हैंड में फंसी तेरी तो धुआं सौरभ कहते हैं। ये वही बदमाश लड़के हैं जिन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 2 युवकों पर दिन दहाड़े चाकू से जानलेवा हमला किया और अब सरेआम तीसरे युवक को भी मारने की धमकी दे रहा है। ये गुंडे इतने शातिर हैं कि इनके ज़हन में पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है, कानून का रत्ती भर का भी डर नहीं है। वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपराधी सोशल मीडिया पर सरेआम वीडियो डाल रहे हैं। दिल दहला देने वाली वारदात की ये तस्वीरें जहांगीरपुरी के के ब्लॉक की हैं। ये गुंडे 2 युवकों को बीच सड़क पर ताबड़तोड़ चाकू मार रहे हैं। ये बदमाश इतने बेखौफ हैं कि सरेआम दोनों युवकों पर एक के बाद एक चाकू से वार कर रहे हैं। इस वारदात में दोनों युवक पूरी तरह से लहूलुहान हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों का फिलहाल इलाज चल रहा है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 4 लड़कों ने सरेआम 2 युवकों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। वारदात दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की है। यह वारदात उस वक्त हुई जब ठीक इसी जगह पर 2 मोहल्ले के लड़के आपस में बात कर रहे थे, तभी 4 लड़के आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देते हैं। इसमें से 4 में से 3 लड़के नाबालिग बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें दिल्ली के अस्पतालों में इलाज चल रहा, अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन वारदात के बाद से इलाके में दहशत फैली हुई है। चाकूबाजी का ये वीडियो खुद इन लड़कों ने ही बनाया है और अब इसे सोशल मीडिया पर डालकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं।